मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी बरकरार है। पीटीए का बैंडविड्थ बढ़ाने का अमल भी रायगा गया है। पीटीए का कहना है कि बैंडविड्थ बढ़ाने के बावजूद इंटरनेट रफ्तार तेज़ नहीं होगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी मेटा सर्विसेज सुस्ती का शिकार रहेंगी। इंटरनेट रफ्तार बहाल होने में अभी मज़ीद कई रोज़ लगेंगे। मज़ीद जानते हैं सजाद हुसैन से। सजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी जो है वो बरकरार है और फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया यूज करने वालों को मुश्किलात बढ़ रही हैं। पीटीए ने बैंडविड्थ बढ़ाने का अमल भी जो है वो रायगा जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट बैंडविड्थ में इजाफा किया गया है। पीटीए का कहना है कि बैंडविड्थ बढ़ाने के बावजूद जो है वो इंटरनेट रफ्तार तेज नहीं होगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसा मेटा सर्विसेज जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। इंटरनेट रफ्तार बहाल होते ही होने में जो है अभी मजीद जो है वो कई रोज लग सकते हैं। पीटीए का कहना है कि इसी तरह जो है वो कई रोज तक जो है वो इंटरनेट सर्वर जो है वो सुस्त रहेगी और इसकी बहाली को कई रोज लग सकते हैं। जी ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में वासा को बिलिंग की इजाज़त दे दी गई है। नॉन वासा सर्विस एरिया में भी इमलाक मालिकान से सीवरेज और वाटर सप्लाई का बिल वसूल किया जाएगा। सीवरेज और वाटर सप्लाई का बिल वासा के मौजूदा टैरिफ के मुताबिक होगा। शहर की 12 लाख गलियों में सीवरेज और वाटर सप्लाई का नया सिस्टम बिछाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लाहौर भर की 2 लाख जो गलियां हैं उनमें नया वाटर सप्लाई और सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जा रहा है। इस मंसूबे में अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में अमल दरामद के साथ साथ वासा को बिलिंग की भी इजाज़त दे दी गई है। नॉन वासा सर्विस एरिया में भी अमलाक मालिकान से सीवरेज और वाटर सप्लाई का बिल वसूल किया जाएगा। जिन इलाकों में नया सीवरेज और वाटर सप्लाई सिस्टम बिछेगा वहां पर बिलिंग का सिस्टम भी उसी महीने से ही शुरू कर दिया जाएगा। ताहम सीवरेज और वाटर सप्लाई का बिल वासा के मौजूदा टैरिफ के मुताबिक वसूल किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में वासा इंतजामिया नॉन वासा सर्विस एरिया से बिलिंग वसूल नहीं कर रही। ताहम लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के बाद वासा की नेट बिलिंग में मजीद 2 लाख सार्फिन का इजाफा होगा। इस मंसूबे के तहत शहर लाहौर में 132 किलोमीटर तवील इलाकों में सीवरेज और वाटर सप्लाई सिस्टम बिछाया जा रहा है, जबकि शहर की 2 लाख गलियों में नया वाटर सप्लाई और सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिछाया जाएगा। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। जनरल सेक्रेटरी पीपी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी पंजाब एग्जेक्टिव का इजलास हुआ। शुरका को पार्टी सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। हसन मुर्तज़ा का कहना था कि परचम लहराओ मुहिम और सफ़रे बेनज़ीर की कामयाबी पर तंजीमों और कारकुनों को मुबारकबाद देते हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, इजलास का अहवाल बताइएगा। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज इजलास मालटाउन सेक्रेटेरिएट में हुआ है। इसकी सदारत पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने की है। इस मौका पर हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। उनका कहना था कि जो उनके सामने जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और अंदर बैठकर एनआरओ मांगा और सौदेबाजी है, और उनका कहना था पीपल्स पार्टी इश्यूज पर मुज़ाकरात पर यकीनी रखती है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी एनआरओ का हिस्सा नहीं है, ना ही बनेगी। पीपल्स पार्टी ने जो कोड़े खाए के जो कैदे काटी मगर एनआरओ नहीं लिया। किसी भी कैदी को छोड़ने का फैसला अदालत से करना चाहिए, और मगर किसी मुज़ाकरात और एनआरओ की सूरत में ये गैर कानूनी है। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट के गैर फाल और ओहदों को फाल बनाने के लिए पंजाब के दौरे करेंगे और गुजरांवाला डिवीजन के 2 जिला का अगले हफ्ते दौरा करेंगे। उन्होंने बताया कि यूथ को भी हमने फाल करने के लिए एक कमेटी बनाई है, जो कमेटी जो है वो मोहसिन मल्ली की क़यादत में बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई और डिस्ट्रिक्ट सतह पर इंज़बाती कमेटियां भी बनाई जा रही हैं। उन्होंने वाज़ेह के तौर पर कहा कि हमारी हमायत से हुकूमत कायम है। अगर हम अहम फैसलों पर एतमाद नहीं कर लेती तो इस मनफी और मुस्बत फैसले भुगतने पड़ेंगे। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि हमारा मकसद हुकूमत को ब्लैकमेल करना या इत्तेहाद कमज़ोर करना नहीं है, मगर मनपसंद फैसले इत्तेहादियों में दूरियां बढ़ा रहे हैं, जिस पर हमें तशवीश है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो सियासत मुस्तहकम होगी और तो मुल्क आगे बढ़ेगा।
उन्होंने जोर देकर कहा कि पीपल्स पार्टी किसी भी किस्म की मुल्की नुकसान को नहीं सोच सकती है। हुकूमत तनहा फैसले ना करे और ज़राअत के हवाले से हुकूमत नफरत अंगेज फैसले कर रही है। ये फैसले जो है वो फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा है। पहले महकमा फूड को पंजाब में गैर फाल किया गया। उन्होंने कहा कि जो भूख इस मुल्क और अवाम का जो सबसे बड़ा मसला है और अच्छी सड़क से ये मसला हल नहीं होगा। पास्को को भी अब खत्म करने के दरपे है हुकूमत। उन्होंने कहा कि निजकारी और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अदारे जो बेचने से नहीं मजबूत करने से आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा जो जुल्म ज़राअत पर सुपर टैक्स का है, जिसके हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। हमें हुकूमत से सपोर्ट प्राइस की तवक्को नहीं है। अब उल्टा जो है वो मुकदमे हमारे लोगों पर किए जा रहे हैं और एक तबके के खिलाफ नफरत है। और आपका जो काश्तकार है बाहर निकलने पर मजबूर है और काश्तकार को खेत से मंडी तक रसाई नहीं देते और शुगर और गन्ना ठीक है यासीन, बहुत शुक्रिया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। पंजाब इलेक्ट्रॉनिक क्राइम तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। तमाम स्टेक होल्डर्स से SOPs मुरतब करने के लिए सिफारिशात तलब कर ली गई हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के बढ़ते रुझान पर काबू पाने के लिए पंजाब इलेक्ट्रॉनिक क्राइम तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद नागुज़ीर है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, इजलास का अहवाल बताएं। जी बिल्कुल, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह की सरबराही में पंजाब इलेक्ट्रॉनिक क्राइम तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद के लिए आला सतह इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल IG मॉनिटरिंग खालिद महमूद अफजल और उनके साथ साथ DIG मॉनिटरिंग मोहम्मद अजहर इकराम ने शिरकत की है। और इसी इजलास में प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने खिताब करते हुए ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के बढ़ते हुए रुझान पर काबू पाने के लिए पंजाब इलेक्ट्रॉनिक क्राइम तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद नागुज़ीर है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने तमाम स्टेक होल्डर से SOPs मुरतब करने के लिए सिफारिशात भी तलब कर ली हैं। इजलास में सैयद हशमत कमाल, डायरेक्टर FTA और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल डॉक्टर उस्मान इकबाल समेत दीगर ने शिरकत की। जी इशफाक, बहुत शुक्रिया। महकमा मदनियात का IT के मैदान में एक और इनकलाबी इकदाम। करप्शन के खात्मे और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए E-ऑक्शन का सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। और वज़ीर मदनियात शेर अली गोरचानी का कहना है कि महकमा मदनियात में बदउनवानी और ब्लैक मेलिंग के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। ठेकेदारों को E-ऑक्शन के हवाले से ट्रेनिंग देंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा मादनियात का IT के मैदान में एक और इंकलाबी कदम है। मैनुअल ऑक्शन जो है उसको ख़त्म करके जो है वो E-ऑक्शन की तरफ जो है पूरे निज़ाम को लाया जा रहा है। और इस हवाले से सूबाई वज़ीर मादनियात शेर अली गोरचानी का कहना था कि महकमा मादनियात में बदउनवानी और ब्लैक मेलिंग के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ठेकेदारों को E-ऑक्शन के हवाले से ट्रेनिंग दी जाएगी। अब जो भी ऑक्शन को विन करेगा इसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। अगर इस एक महकमे को पूरी नेक नियति से चलाया जाए तो पूरे पाकिस्तान का कर्ज उतर सकता है। वज़ीर मादनियात का मजीद कहना था कि मिनरल गार्ड्स की तैनाती के बाद महकमा मादनियात का एक भी जर्रा चोरी नहीं होने दूंगा। महकमा मादनियात पंजाब का अहम तरीन महकमा, बदकिस्मती से इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। साबिक दौर हुकूमत में हर चीज़ का रेट मुकर्रर था। साबिक वज़ीर मादनियात पंजाब मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं। और इस हवाले से उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुझसे वादा किया था कि इस महकमे में शफाफियत लानी, और इसी वादे की तकमील की जानिब ये एक अहम कदम है जिसमें मैनुअल जो ऑक्शन को ख़त्म करके E-ऑक्शन की तरफ जो है वो अब फैसला किया है कि E-ऑक्शन के जरिए ही तमाम ठेकाजात दिए जाएंगे। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। टाउन में शेर चौक के करीब घर की छत गिर गई, 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसा बेकाबू ट्रैक्टर ट्राली के टकराने से पेश आया। इमदादी टीमें मलबा हटाने में मसरूफ। छत टी आयरन गार्डर से बनी हुई थी। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं शाहसिब शहजाद से। शाहसिब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ग्रीन टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। शेर वाला चौक है जहाँ पे बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि ट्रैक्टर ट्राली जो है वो एक घर के साथ टकरा गई थी, जिसके बाद जो है वो घर की जो छत थी वो गिर गई और उसके जद में आकर जो है वो एक पूरी की पूरी फैमिली जिसमें 2 मियाँ बीवी और उनके 4 बच्चे जो है वो शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू की टीमें यहाँ मौके पर पहुंची और इनको तिब्बी इमदाद फराहम की और इनको रेस्क्यू करके निकाला गया, जिनमें से कुछ को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया और बाकियों को यहीं पे तिब्बी इमदाद फराहम की। इस वक्त इनके अहले खाना और अजीज़ो अकारिब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताइएगा कि ये वाकया कैसे पेश आया।
سر یہ ٹرالی آئی ہے, ٹرالی کے بعد یہ ٹکر لگی ہے, ٹھیک ہے. جب یہ ٹکر لگی اندر یہ 4 افراد اندر تھے اور 2 بچے باہر تھے, ہم لوگ بھی اندر تھے. ٹرالی لگی ہے اور چھت گر گئی نیچے. جب چھت گری ہے ہم ادھر سے بھاگنے لگے ہیں, اندر آنے لگے ہیں, ڈرائیور بھی بھاگ گیا, سب لوگ بھاگ گئے ہیں, ٹھیک ہے. باقی پبلک کٹھی ہو گئی یہاں پہ. جب باقی پبلک کٹھی ہو گئی ہمیں پتہ نہیں, ہم نے وہ جو پیشنٹ تھے وہ نکالے ہیں, وہ نکالے, ریکسی وہ موجود تھی, اویلیبل تھی, وہ آ گئی ہے, ٹھیک ہے ادھر. اور اب اس ٹائم وہ جناب میں لے گئے ہیں. یہ واقعہ جو ہے وہ ٹریکٹر ٹرالی ٹکرانے کے باعث جو ہے وہ پیش آیا تھا. جی. اور اب بات کریں شہر کے موسم کی, تو شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران موسم سرد اور خوش رہنے کا امکان ہے, جبکہ ہفتے کو ہلکی بارش کا بھی امکان نظر آ رہا ہے. دوسری جانب اسموگ میں لاہور ایک بار پھر دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس 240 ریکارڈ کیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں سجاد حسین سے. سجاد بتائیے گا. بالکل جی, محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے کسی قسم کی بارش کا امکان نہیں ہے. لاہور جو ہے وہ 24 گھنٹوں کے دوران سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے. مگر 11 جنوری کو پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ لاہور میں جو ہے وہ ہلکی بارش کا امکان ہے. 68% جو ہے وہ لاہور کے اندر ہفتہ کے روز بارش ہوگی, جبکہ اس کے بعد جو ہے ایک ہفتہ تک بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے. دوسری جانب اسموگ کی صورتحال دیکھی جائے تو لاہور دنیا بھر میں پھر اس وقت جو ہے وہ پہلے نمبر پر آ رہا ہے. لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 340 ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ دوسرے نمبر پہ دہلی انڈیا کا جو ہے ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 199 ظاہر کیا جا رہا ہے. تیسرے نمبر پہ بھی کلکتہ 185 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ سر فہرست ہے, جبکہ پھر چوتھے نمبر پہ بات کی جائے تو پاکستان کا نمبر آتا ہے اور کراچی کا چوتھا نمبر ہے, جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس 185 بتایا جا رہا ہے. اس ساری صورتحال پہ سموگ اور موسم کے اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. جیسے ہی بارش پڑتی ہے 1-2 روز تک جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. موجودہ صورتحال میں سموگ پر قابو پانا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے, اور حکومت کی طرف سے ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 سے نیچے آنے کے بعد جو ہے وہ کوئی خاص اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے سجاد, بہت شکریہ. سیکٹری ٹرانسپورٹ محمد اکبر کا جناح بس ٹرمینل لاہور کا دورہ, صفائی ستھرائی, ویٹنگ ایریا, واش رومز اور پینے کے پانی کی سہولیات کا جائزہ لیا. سیکٹری ٹرانسپورٹ محمد اکبر نے مسافروں, بس مالکان اور ڈرائیورز میں آگاہی پمفلٹس اور ماسک تقسیم کیے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کو ہرگز نہیں چلنے دیا جائے گا. اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں زین العابدین. زین, دورے کا احوال بتائیے گا. سیکریٹری پنجاب پروونشل ٹرانسپورٹ اتھارٹی محمد اکبر نے جناح بس ٹرمینل لاہور کا دورہ کیا. اس موقع پر صفائی ستھرائی, ویٹنگ ایریا, واش رومز اور پینے کے پانی کی سہولیات کا جائزہ لیا, جبکہ سیکریٹری پنجاب پروونشل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے پبلک سروس وہیکلز کا روٹ پرمٹ, فٹنس سرٹیفکیٹ اور کرایہ نامہ بھی چیک کیا. اس موقع پر سیکریٹری پی ٹی اے نے یہ ہدایات کی کہ مسافر, بس مالکان اور ڈرائیورز میں آگاہی پمفلٹ اور ماسک تقسیم کیے جائیں اور گاڑیوں میں ریفلیکٹرز بھی لگوائے جائیں. اس کے علاوہ سیکریٹری پی ٹی اے کا کہنا تھا کہ اسموگ و ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کو سڑکوں پر نہیں چلنے دیا جائے گا. ٹرانسپورٹرز مکمل مرمت و فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑیاں روڈ پر ہرگز مت لائیں. ٹھیک ہے زین, بہت شکریہ.